नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे सियासत के मौसम में अदला बदली की भी बारिश हो रही है। सियासत के मौसम में हम की इसलिए बात करें क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और इधर मौसम तो मानसून का है, बारिश का है, लेकिन दल बदल का मानसून भी शुरू हो गया है। हम अगर इसको तकनीकी भाषा में कहें तो अभी तो शुरुआत हुई है गाड़ी पहले गियर में दल बदल की। जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर आएगा, लोग सेकंड गियर में आएंगे, थर्ड गियर में, और जैसे ही प्रत्याशियों का चयन होगा और जिनके टिकट कटेंगे वो पाला फांद कर, मैं कह सकते हैं कि दरवाजे तोड़ के पार्टियां बदलेंगे और उस समय दल बदल का जो मामला है वो टॉप गियर में जाएगा। आज हम इसलिए भी इस पर बात करें क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी नेता डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रमीला साधो ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली है। और ये सबसे खास बात इसलिए है क्योंकि विजय लक्ष्मी साधो कमज़ोर वर्ग की बड़ी नेता मानी जाती हैं। वो कह सकते हैं कि खानदानी कांग्रेसी हैं, उनके पिताजी भी कांग्रेस के बड़े लीडर थे और ये कांग्रेस के भीतर सुरेश पचौरी खेमे की मानी जाती हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि कांग्रेस में भी सिंधिया समर्थक यादवेंद्र सिंह यादव और बैजनाथ यादव जो चंबल से वास्ता रखते हैं, उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कमलनाथ की अगुवाई में घर वापसी की थी, यानी सिंधिया के साथ वो भाजपा में गए थे और बाद में वो वापस कांग्रेस में लौट आए हैं। तो ये घर वापसी भी बहुत होगी और घर छोड़कर जाने वाले भी बहुत निकलेंगे। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री रमेश शर्मा जी, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी, और टेलीफोन लाइन पे हैं पत्रकार साथी संदीप पौराणिक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा के बीच में हम आपको कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की जो बातचीत है वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन संदीप जी, हमने पहले भी चर्चा की कि ये बदलियों का मौसम है, यानी बादलों का मौसम है। इस बादलों के मौसम में कई बार ओले भी पड़ते हैं और कई बार अच्छी मूसलाधार बारिश भी होती है। तो अभी कह सकते हैं कि कांग्रेस के ऊपर थोड़े से ओले पड़े हैं। विजय लक्ष्मी साधो की बहन प्रमीला साधो भाजपा में शामिल हो गई है, तो ये ओले के रूप में कांग्रेस में गिरी हैं, कांग्रेस से निकली। दूसरी हम बात करें कि कांग्रेस ने भी एक दाव चला था, यादवेंद्र यादव और बैजनाथ यादव जो सिंधिया समर्थक थे चंबल क्षेत्र के, उन्होंने घर वापसी की थी, यानी सिंधिया के साथ वो भाजपा में गए थे कांग्रेस छोड़कर, अब वो पुनः वापस लौट आए। तो ऐसे सुबह के भूले शाम को बहुत से लौटेंगे और कई ऐसे भी हैं जो भूल सुधार करेंगे कि हम गलत पार्टी में थे, अब सही पार्टी में जाना चाहते हैं। आपकी राय, ये दल बदल की जो बरसात है ये मूसलाधार बारिश में कब तब्दील होगी? हमारा तो अनुमान है कि प्रत्याशियों का चयन जैसे ही होगा वैसे ही रफ्तार बढ़ेगी। आपकी राय? देखिए राघवेंद्र जी, चुनाव जब भी आते हैं ये दल बदल की बारिश तो थमती है, कभी तेज होती है, कभी ओलावृष्टि में बदलती है और कई बार तो ऐसे लगने लगता है जैसे प्रलय आ गया हो। बिल्कुल, पहाड़ सी आ जाती है लोगों के बदलाव की। लेकिन ये हैं कौन लोग? ये पूरी तरह राजनीति के स्वार्थी लोग हैं जिन्हें अपना भविष्य की चिंता कुछ ज्यादा होती है और वो दल बदल का उन्हें एक मौका मिलता है। वो ये बताते हैं कि पहले हमसे गलती हुई थी, हमने गलती सुधार ली है। तो क्या जरूरी है कि जो आपने गलती की थी वो सुधारने जा रहे हैं आप? कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो उनके लिए वोट जुटाऊ आदमी हो, जो उन्हें चुनाव जिताने में मदद करे। तो राजनीतिक दल उनके सामने झोली फैला के उन्हें अपने में शामिल कर लेते हैं और जब वो व्यक्ति उनसे दूर होता है तो उसकी कमियां गिनाने लगते हैं। तो कुल मिलाकर के राघवेंद्र जी, मान के चलिए कि 2018 में भी हम लोगों ने दल बदल बड़े पैमाने पर देखा और 2020 में तो मध्य प्रदेश में इतिहास ही रच गया जब 22 विधायकों ने एक साथ पार्टी बदल ली। आप ये मान के चलिए कि 2023 और 2024, इसमें 2020 जैसा दल बदल तो नहीं दिखेगा, लेकिन 18 से इस बार कुछ ज्यादा दल बदल दिखेगा। एक तरफ जहां बीजेपी में संभावनाएं लोगों को खत्म हो रही, वो कांग्रेस में जाएंगे। कांग्रेस में बीजेपी वालों की संख्या बढ़ेगी तो वहां कुछ लोग अपने को असुरक्षित महसूस करेंगे, वो कांग्रेस बीजेपी में आएंगे। तो ये सिलसिला अभी शुरू हुआ है राघवेंद्र जी। जिस दिन टिकटों का बंटवारा हो जाएगा तो कांग्रेस बीजेपी में तो लोग जाएंगे ही, इन दोनों दलों की बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी जैसी दल की तरफ भी भागेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा तैयार भी रहना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये कॉरपोरेट कल्चर का ज़माना है और पार्टियां भी कॉरपोरेट कल्चर पर चल रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अब एक तरह से
गैर बदला है संगठन को कैसे चलाने का। अब वो कॉर्पोरेट कल्चर में है। अब वो कार्यकर्ताओं से दिल लगा के बात नहीं करते, बल्कि वो कार्यकर्ताओं को टारगेट देते हैं और जो अचीव करता है उसको आगे बढ़ाते हैं, जो नहीं करता उसको छोड़ देते हैं। मैं शर्मा जी से पूछूंगा, शर्मा जी, दरअसल मौका परस्ती, गद्दारी, वफादारी तो ये अपनी जगह है, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में जो व्यक्ति जितने संस्थान बदलता है, जितनी नौकरियां बदलता है, उसकी तनख्वाह उतनी बढ़ती जाती है, उसका ओहदा उतना बढ़ता है। लोग कहते हैं कि एक कंपनी में 2 साल रहिए, फिर आप जम करके दूसरी कंपनी में चले जाइए, क्योंकि अगर आप एक जगह रुकेंगे तो आपका वेतन नहीं बढ़ेगा। दूसरी भाषा में कहेंगे तो ठहराव आ जाएगा, और ठहरा हुआ पानी कई बार सड़ने लगता है। ये आज की परिभाषा है। पुराने ज़माने में तो लोग वफादारी कहते थे कि हमारे यहाँ 3 पीढ़ी के लोग काम कर रहे हैं। पहले इनके दादाजी काम करते थे हमारे यहाँ, ऐसी पार्टियों में पहले दादाजी थे, फिर उनके बेटे हमारी पार्टी में रहे, अब उनके बच्चे यानी तीसरी पीढ़ी कांग्रेस या बीजेपी में काम कर रही है। तो ये पुराने कल्चर की बात करें, लेकिन कल्चर तो पुराना ही है वफादारी का। हर धोखेबाज आदमी भी अपने लिए वफादार साथी ढूंढता, सबॉर्डिनेट सोचता कि वफादारी मिले, भले उसने कहीं भी कितनी गद्दारी की हो। तो ये मौका परस्ती हो सकती है, चतुराई हो सकती है। बिहार के तो एक लीडर के बारे में, अब वो दिवंगत हो गए, कहा जाता है कि राजनीति का जो मानसून है वो बहुत अच्छे से जानते थे। अगर वो कहीं पार्टी बदलकर दूसरी पार्टी में जाते थे तो लोग समझते थे कि अब इसी पार्टी की सरकार आने वाली, क्योंकि फलाने साहब जो बिहार के उन्होंने पार्टी बदल ली है। तो ये चतुराई हो सकती है, लेकिन वफादारी के मामले में तो फिर इसे हम यही कहेंगे कि ये गद्दारी का मामला है, चाहे किसी पार्टी की बात हो। आपकी राय, राजनीति में ऐसा करना मजबूरी होती है या अब ये मौका परस्ती हो गई है? देखिए, मोटे तौर पर इसमें तो कोई शक नहीं कि मतभेद पहले भी रहे हैं और लोगों ने दल बदल किए हैं, और लेकिन वो जो दल बदल हुए हैं वो कहीं ना कहीं सिद्धांत के साथ, अपने विचार के साथ नहीं मिलने के कारण हुए। कई बार दल बदल हुए हैं, जिसको हम दल बदल कह सकते हैं। अब पद नहीं मिलने के कारण दल बदल होते हैं। हाँ, निश्चित। पहले विचार और सिद्धांतों की वजह से दल बदल थे कि विचार नहीं मिले इसलिए छोड़ दिया, आप कहते हैं पद नहीं मिला इसलिए छोड़ दिया। हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। सबसे पहले कांग्रेस एक थी, अगर आपने नाम सुना हो डॉक्टर विधान चंद्र राय का, जो कल डॉक्टर दिवस उन्हीं की स्मृति मनाया जाता है, वो अनुशीलन पार्टी में थे, लेकिन उनको लगा कि क्रांतिकारी आंदोलन से अंग्रेजों को नहीं भगाया जा सकता, तो वो क्रांतिकारी आंदोलन छोड़कर का अहिंसक आंदोलन में आए। यह किसी वजह से डॉक्टर मुंजे हैं, डॉक्टर हेडगेवार हैं, सावरकर हैं, स्वामी श्रद्धानंद हैं, इन लोगों ने अगर कांग्रेस छोड़ी तो उनको लगता था कि हम अंग्रेजों से इस तरीके से नहीं लड़ सकते, हमको रास्ता बदलना पड़ेगा। लेकिन अब जो अगर हम देख रहे हैं, अब जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ऐसी है जिसमें पद की लालसा भी एक बात होती है। उसका एक कारण भी है, अब चूंकि सदस्य संख्याएं राजनीतिक दलों की बहुत ज़्यादा हो गई, अपेक्षाएं लोगों की बहुत ज़्यादा हो गई। पहले लोग राजनीति में आते थे तो इसकी कल्पना किसी को नहीं थी कि वो किसी बड़े पद पर पहुंचेंगे। ये स्थिति आप कल्पना कर लीजिए, 1930 में, 1940 में कांग्रेस के साथ किसको कल्पना थी कि कांग्रेस सत्ता में पहुंचेगी? या 60 में, 65 में या और 55 में किसको कल्पना थी कि जनसंघ या भाजपा का भी सरकार में पहुंचेगी? लेकिन अब चूंकि सत्ता का भी सुख होने लगा, राजनीतिक दलों की संख्या भी ज़्यादा बढ़ गई, सोचने का तरीका भी बदल गया, और कहीं ना कहीं अपेक्षाएं और लालसाएं भी बढ़ गई, जिसके कारण अब ये दल बदल होने लगता है। और फिर कुछ लोगों का स्वभाव भी होता है अलग हट करके काम करना। तो कुल मिलाकर के मुझे जो लग रहा है, जो हुआ है, जो आपने ये इनका साधु का बताया है, तो जिस तरीके से भाजपा ने कैलाश जोशी जी के लड़के को तोड़ा, कैलाश जोशी खांटी के संघ के कार्यकर्ता रहे, ठीक उसी प्रकार भाजपा ने, ठीक है वो कद तो सीताराम साधु का नहीं था, लेकिन सीताराम साधु भी बहुत खांटी कार्यकर्ता रहे, 52 से विधायक रहे और बिल्कुल गांधी विचारों के लिए समर्पित व्यक्ति थे। उनकी बेटी को तोड़ना, मैं समझता हूँ उसको कहीं ना कहीं जवाब है। वो ठीक है कि बहुत बड़ा ना है, लेकिन उसी लाइन पर उत्तर तो है ये। तो ये जवाब सवाल तो मुझे लगता है अभी होते रहेंगे, लेकिन हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हरेंद्रजीत सिंह बब्बू, जो जौलपुर के पूर्व विधायक भी हैं, भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने पिछले दिनों एक गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष BD शर्मा से जान का खतरा है, और इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इधर प्रमिला साधो भाजपा में शामिल हुई हैं, उधर हरेंद्रजीत सिंह बब्बू जो हैं वो कांग्रेस के बड़े नेता दिग्विजय सिंह से उन्होंने मुलाकात की है। तो ये आशंका है, ये अनुमान है कि शायद वो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जा सकते हैं। इसी बीच में हमारे पास जो नेताओं का विचार है, बाइट है, वो सुनवाते फिर मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। पहले सुनते हैं नेताओं की बातचीत। कांग्रेस में अगर मेरी काबिलियत का, मेरी अच्छाइयों का अगर आकलन सही तरह से ईमानदारी से किया जाता तो आज मैं यहाँ खड़ी थी।
पार्टी का जो निर्देश होगा वो करेंगे। मैं एक आम कार्यकर्ता हूँ, पार्टी के निर्देश पे काम करूँगा। तो हमने सुना कि प्रमिला साधो कह रहे हैं कि मेरी उपेक्षा हुई, अगर उपेक्षा न होती तो मैं आज बीजेपी में शामिल नहीं होती। अब वो कार्यकर्ता की हैसियत में है, कार्यकर्ता तो वो कांग्रेस में भी थी। तो सवाल है कि ये सब बातें तो सब यही कहते हैं कि हम पार्टी के सिपाही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चाह जो होती है वो चाह ही आदमी को दल बदल कराती है। इसी के जैसे रमेश जी ने कहा कि पहले तो दल बदल हुआ नहीं करता था। हमारे यहाँ तो ये भी था कि एक बार शादी होगी तो जिस बेटी की डोली जाती थी उस ससुराल से उसकी फिर अर्थी उठती थी। यानी आप पत्तियों को बदलने की बात भी आ गई, जिसे लोग तलाक कहते हैं। तो तलाक, दल बदल, ये हमेशा हमें लगता है कि थोड़े से निचले स्तर की बातचीत है और इसका ऐसा करने वालों का सम्मान शायद कम होता है। आपकी राय राठी जी, इस मामले में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल। जैसे ही चुनाव करीब आता है तो मुझे लगता है कि सत्ता की लालसा में, और जो आप अनेक तरीके के आजकल आरोप लगते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, परिवारवाद का, कहीं किसी चीज़ का, तो अब जैसे एक ही परिवार से देख रहे हैं कि एक कांग्रेस में आगे बढ़ रही है तो एक अपेक्षित रही, तो अब भाई दोनों इकट्ठे तो बढ़ नहीं सकते थे। तीसरा हम जब देखते हैं तो हम ये भी देख रहे हैं आजकल के दो भाई हैं, तो उन्होंने कहा एक कांग्रेस एक बीजेपी, कल भाई कल को जो सत्ता में रहे तो हमें सुख पूरा मिलता रहे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे संतुलन की राजनीति करते हैं लोग, बहुत सारे ऐसे एंगल हैं। हम बड़े से बड़े नेता का भी एग्जाम्पल मिलेगा और छोटे से छोटा भी मिलेगा। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों से ये होता है कि जो पार्टी का निचले लेवल का कार्यकर्ता है, जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता है, जो सपने देखता है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई चाय बेचते हुए बूथ से चालू होकर प्रधानमंत्री तक गए, तो हर आज कार्यकर्ता उम्मीद करता है कि भाई प्रधानमंत्री नहीं तो पार्षद तक तो पहुंच ही जाऊं। तो मुझे लगता है ये जो दल बदल वाला जो सिस्टम आजकल चलता है, तो इसमें ये होता है कि थोड़ा सा अगर कोई प्रभावी है और उसकी जाति से या उसके पकड़ से हमें वोट बढ़ सकते हैं, तो एक दल दूसरे दल में खींचता है, और खींचता है तो वो अपने दल के कार्यकर्ता का हक कहीं ना कहीं मारता है। तो पहले जो राजनीति होती थी वो सिद्धांतों पे होती थी, विचारों पे होती थी और गंभीर उस पे होती थी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक उसके लिए ही अपना इस्तीफा दे दिया था, तो आप देखेंगे तो बड़े नैतिकता वाली राजनीति थी। आजकल कुछ भी नहीं है, हमें स्वार्थ की राजनीति है, क्या हमें काम मिल सकता है या फिर हमने कोई गलत काम किया हुआ है तो हमें सत्ता में आने पे उस पे हम पे जांचे ना हो, इसके लिए है। तो ऐसे अनेक तरीके के गणितों में एक दूसरे के साथ आदमी जुड़ रहा है और जा रहा है। बिल्कुल। आपने कहा कि ये जो आपने कहा कि एक ही परिवार के अगर दो लोग हैं तो जाहिर है कि एक परिवार के दो लोगों को कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि फिर परिवारवाद के आरोप भी लगते हैं और फिर जो कार्यकर्ता वो बाकी के क्या होगा। लेकिन सीधी सी बात है संदीप जी, ये जो दल बदल का मामला है, क्या राजनीति के जरिए ही लोग समाज सेवा कर सकते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो IIT पास आउट है और राजनीति में नहीं लेकिन समाज के भीतर काम कर रहे हैं। भाजपा की हम बात करें तो चित्रकूट विश्वविद्यालय जिन्होंने बनाया था, मेरे ख्याल से नानाजी देशमुख उनका नाम था। नानाजी देशमुख जो है उन्होंने राज्य छोड़कर समाज सेवा का ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि चित्रकूट विश्वविद्यालय इतना प्रसिद्ध हुआ कि उस समय के राष्ट्रपति जो थे उनको देखने आए वहाँ का, APJ कलाम साहब। तो सीधी सी बात है कि राजनीति समाज सेवा का कम है, वो पैसे कमाने का ज़्यादा बड़ा जरिया हो गया, इसलिए हर आदमी उसकी तरफ आकर्षित होता है और लोग बातें करते हैं कि हमको समाज सेवा करनी है, इसलिए हम सियासत में आ रहे हैं। आपका कहना है कि ये जो दल बदल है ये सिद्धांतों का मसला है या फिर ये मलाई खाने की वजह है, इस कारण लोग दल बदल करते हैं? हो सकता है 1-2% सिद्धांतों की वजह से भी आते हो, लेकिन जैसा मैंने कहा कि अब कॉर्पोरेट कल्चर का मामला है, लोग अपना लाभ के ज़्यादा पार्टी बदलने में होगा तो उससे वो गुरेज नहीं करेंगे। सिद्धांत हमें लगता है कि थोड़ा से गौण होगा या दूसरे पायदान पर है। संदीप जी, वो काम किया ना राजनीति से समाज सेवा का। आज जितने भी राजनेता हैं वो मंच पर तो कहते हैं हम समाज सेवा के लिए आए हैं। आप जरा उनका आज से 20 साल और 25 साल पहले का एसेट्स देख लीजिए, बैंक की पासबुक देख लीजिए उनकी आप जी। जिनके पास 1000 रुपए नहीं होता था आज उनके पास करोड़ों रुपए हैं। तो ये अजब तरह की समाज सेवा है राघवेंद्र जी। मैंने तो संदीप जी कहा भी था कि ऐसा कौन सा नुस्खा उनके पास धन कमाने का कि 24 घंटे वो समाज सेवा करते हैं, इसके बाद भी करोड़ों रुपए अगर वो कमा सकते हैं तो जरूर भारत के युवाओं से वो नुस्खे शेयर करें, ताकि बिना मेक इन इंडिया के, बिना कुछ श्रम किए, बिना कुछ बुद्धि को चलाए आदमी धनपति माने करोड़पति हो जाए। जी
देखिए वो नेता युवा को नहीं देंगे वो गुर, जी वो गुर अपने बेटों को देते हैं, वो अपनी बेटियों को देते हैं, ताकि वो भी उसी दिशा में बढ़े, वो भी बात समाज सेवा की करें। आज आप देखिए ना राघवेंद्र जी, एक राजनीति लोगों इन्वेस्टमेंट मानने लगे हैं। किसी बड़े नेता के पीछे लग के लोग कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो नेता कितना कमा लेता हो जब उसके पीछे चलने वाला कुछ हजार रुपए, कुछ लाख का इन्वेस्ट करके करोड़ों रुपए कमा लेता है। तो राजनीति एक ऐसा जरिया हो गया है जिससे आपको अगर ठीक रास्ता मिल गया तो आप करोड़पति और एक समाज में आपको सम्मान मिल जाएगा। दूसरा, आप माली हालत जो आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी। तो राजनीति एक ऐसा रास्ता हो गया लोगों को जो कहते समाज सेवा है, लेकिन मलाई काटने का भरपूर मौका मिलता है। और ये प्रवृत्ति बढ़ रही है। जैसे रमेश जी अभी कह रहे थे कि सिद्धांत की राजनीति, अब सिद्धांत तो कुछ बचा नहीं है। सिद्धांत एक बचा है कि हमें पद कैसे मिल जाए, पैसा कैसे मिल जाए। तो अब वो चीज तो गुजरे दौर की बातें हो गई हैं। और जहां तक आपने कारपोरेट कल्चर की बात की, स्वाभाविक सी बात है, आप किसी नेता के यहां पहुंच जाइए, आपको लग जाएगा कि किसी पार्टी के दफ्तर में नहीं आए हैं, आप किसी फैक्ट्री के दफ्तर में आ गए हैं। तो कुल मिलाकर के सारी जगह बदलाव आ रहा है और राजनीति एक संपन्न बनाने का जरिया मुझे लगता है कि बन गया है। यही कारण है कि करप्शन बढ़ रहा है राजनीति में, क्योंकि लोग अर्थ कमाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। कहते जरूर हैं कि समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन वो आर्थिक तौर पर ज्यादा मजबूत होना चाहते हैं। बिल्कुल। दरअसल राजनीति में पहले ये होता था कि अगर कोई काम रिश्वत से हो रहा है और अगर वो किसी मंत्री के पास, विधायक के पास या किसी अच्छे राजनेता कार्यकर्ता के पास वो व्यक्ति पहुंचता था तो उस काम बिना रिश्वत दिए उसका काम हो जाता था। तो क्योंकि वो लीडर, वो कार्यकर्ता इसीलिए काम करता था कि जिसको लोग रिश्वत मांग रहे हैं, जिससे रिश्वत मांग रहे हैं, उसका काम रिश्वत के बिना हो जाए। लेकिन रमेश शर्मा जी, जैसा संदीप जी कह रहे थे कि अब लीडर वो नुस्खे आम कार्यकर्ता को नहीं बताएंगे, वो अपने बच्चों को बताएंगे ताकि बच्चे पैसा कमाएं और नाम भी कमाएं और पैसा भी कमाएं। लेकिन मेरा मानना है कि पैसा कमाना और नाम कमाना अगर ये नुस्खे से होता तो फिर सुनील गावस्कर का बेटा देश का बड़ा क्रिकेटर बनता, गावस्कर की तरह। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन की भांति फिर अदाकारी में, फिल्मी दुनिया में महानायक के रास्ते पर चलता। सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, अगर पिता अपने बेटे को कोई नुस्खा देकर आगे बढ़ाता तो फिर इन सब के सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर भी फिर आज बड़ा भारी क्रिकेटर होता, जबकि वो संघर्ष कर रहे हैं महाराष्ट्र की रणजी टीम में आने के लिए और इंडिया टीम में और आईपीएल में क्रिकेट खेलने के लिए। तो ये हमारे ख्याल हो सकते हैं, लेकिन मेहनत और भाग्य ये किसी पिता के नुस्खे से बेटे को मिल भी जाए तो वो बड़ा नहीं बन सकता, क्योंकि ये तकदीर में कुछ और लिखा होता है। ये हमारा मानना है। लेकिन हम फोकस करेंगे इसी बात पर कि क्या दल बदलने से लोगों को महत्व मिल जाएगा, क्या दल बदलने से लोगों को पद मिल जाएगा। मिले ना मिले, उनकी जो प्रासंगिकता है, जो उनकी जिसे कहते हैं कि प्रतिष्ठा, वो तो घटी जाती है, भले ही वो सरकार गिरा दे या बना दे। आपकी राय? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो अपने परिश्रम से, अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से बढ़ता है। लेकिन फिर भी कई बार पिता के मन में ये बात होती है कि उसका संतान जो है कहीं ऊंचाई पर जाए, तो वो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। बहुत सारे लोगों को हमने देखा, उसमें कई लोग सफल भी होते हैं और कई बिल्कुल असफल भी हो जाते हैं, कई मध्यम भी रहते हैं, ये बराबर रहता है। लेकिन दल बदल के मामले में राघवन जी जरूर ये बात है कि कुछ लोगों ने अगर दल बदल किया है तो उनका कैरियर खत्म हुआ, और कुछ लोगों ने दल बदल किया है तो उनको पद और प्रतिष्ठा मिली हुई है। ये आज की बात नहीं है। आप अगर इसको पहले से भी देखें, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अगर शंकर सिंह बाघेला दल बदल नहीं करते तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे वो। मध्य प्रदेश में एक अवसर ऐसा भी आया कि अगर पिता और पुत्र दोनों विधायक थे, लेकिन पिता एक पार्टी से विधायक था, पुत्र दूसरी पार्टी से विधायक था। एक पार्टी ने, मैंने ढूंढा अभी नाम, कन्हैयालाल जी कोसरिया थे जो भटगांव से विधायक थे, और उनके चिरंजीव रामेश्वर कोसरिया मुंगेली से विधायक थे। ये दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ में। तो कुल मिलाकर के दोनों पिता पुत्र को पार्टी टिकट नहीं दे सकती थी। ठीक उसी प्रकार ये विजय लक्ष्मी साधो को और ये उनकी बहन प्रमिला साधो को, दोनों बहनों को कांग्रेस टिकट नहीं दे सकती थी, वो एक कोई टिकट दे सकती थी।
अगर प्रमिला जी को देती तो विजयलक्ष्मी जी का टिकट कटता। तो कहीं ना कहीं ये महत्वाकांक्षा भी हो सकती है, क्योंकि अभी जो बाइट आपने दिखाई उसमें प्रमिला ने कहा कि मेरी कार्यकर्ता का मूल्य उन्होंने नहीं आंका। इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ अपेक्षाकृत कुछ महत्वाकांक्षा इनके मन में रही होगी। तो स्वाभाविक रूप से ये जो महत्वाकांक्षाओं का जागरण है ये कई वक्त दल बदल के लिए प्रेरित करता है, और दल बदल करने से किसी व्यक्ति को ऊंचाई भी मिल जाती है और किसी व्यक्ति को कई बार नहीं भी मिल पाता। ये दोनों उदाहरण राजनीति में हमको देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक लंबा समय जाएगा तो फिर कभी इस पर अपन चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल। जैसे छोटा सा उदाहरण देके बात को खत्म करता हूं। दल बदल करने से, पार्टी छोड़ देने से बलराज मधोक का कैरियर खत्म हो गया, वीरेंद्र कुमार सकलेचा का भी कैरियर खत्म हो गया था। तो जब उनके चिरंजीव ओम प्रकाश जी जब पार्टी में लौट करके आए तभी उनको एक स्थान मिल पाया। तो ये बड़ा शरद पवार का कैरियर इसीलिए बढ़ा कि उन्होंने दल छोड़ दिया। ममता बनर्जी इसीलिए मुख्यमंत्री बन पाई कि उसने वो दल छोड़ दिया। कांग्रेस में रहती तो शायद संभावना उसकी नहीं बन सकती थी। तो दोनों उदाहरण हमको मिलते हैं, कैरियर खत्म भी हुआ है और कैरियर आगे भी बढ़ा हुआ है। जी बिल्कुल। लेकिन समाज दल बदलियों को सम्मान से नहीं देखता, आमतौर से हम बात करें। और एक ये भी बात मैं पूछूंगा, क्योंकि राठी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो धन कमाते हैं अब उनकी इज्जत होती है, लेकिन अगर गैर तरीके से, माने खराब तरीके से धन कमाने वालों की प्रतिष्ठा होगी तो फिर समाज में दल बदल वालों की प्रतिष्ठा होगी। हमें लगता है कि समाज में सब कुछ तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं दल बदलू को लोग दल बदलू कहते हैं, और जो गलत रास्ते से धन अर्जित करता है वो प्रतिष्ठा पाने के लिए बहुत सारे उपक्रम करता है, लेकिन समाज में उसको उतनी इज्जत नहीं मिलती जितना कम पैसे कमाया हो लेकिन जो सत्कार्य से पैसे कमाता है। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक या धार्मिक विषय हो सकता है, लेकिन हर कोई गलत तरीके से धन कमाकर प्रतिष्ठा पाने की कोशिश करता है, लेकिन समाज उसे आमतौर से स्वीकार नहीं करता है। आज के ज़माने में थोड़ा सा नज़रिया बदल सकता है, लेकिन स्थिति तो वही थी जो मैंने पहले कहा था कि धोखेबाज गद्दार भी चाहता है कि उसके साथ जो आदमी है वो धोखेबाज ना हो। ये मेरा कहना है। जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन आज के सिद्धांत और मूल्य अलग हैं। मुझे लगता है आजकल धन का जमाना है। नहीं, सिद्धांत और मूल्य तो वही है, 2 दूनी 4 पूरी दुनिया में होता है। सूरज हमेशा माने पूरब से उगता है, तो स्थितियां हमने अपने हिसाब से तय कर रहे हैं, प्रकृति ने तो उसी को वही तय कर रहा है। नहीं, आजकल हम इसको आप राजनीति से हटके अगर हम समाज की भी बात करें, जी जी, जो भी समाज में जाते हैं हम, अपने समाज के जो संगठन होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो प्रतिष्ठित व्यक्ति वो माना जाता है जिसके पास बहुत पैसा होता है। वो माना जाता है जो कोई आयोजन के लिए 10, 25, 50 हजार, लाख, 5 लाख रुपए एक बार में दे। वो आदमी पद पे नहीं आता है जो वाकई कार्यकर्ता है और वो समाज में अपना कार्य समय देता है कार्यकर्ता के रूप में। वहाँ कौन बढ़ता है, अध्यक्ष कौन बनता है? जिसके पास पैसा होता है। यही राजनीति का रूप हो गया है। आपके पास पैसा है या प्रभाव है या परिवार है, तो 3 चीज से आप राजनीति करेंगे तो राजनीति में आगे बढ़ेंगे। अगर ये तीनों चीज आपके पास नहीं है तो आप जीवन भर कार्यकर्ता ही रहेंगे। जैसे एक अपने आप सीमित स्तर पे बोलें तो समाज में खेलें, या राजनीतिक स्तर पे बोलें तो कोई राजनीतिक दल की बात कर लें, तो कार्यकर्ता ही रहता है। कार्यकर्ता बहुत ऊपर नहीं उठ सकता। एक समय था जब कार्यकर्ता की थोड़ी पूछ होती थी, अब कार्यकर्ता सारा चुनावी कार्यकर्ता है। जो आपने कॉर्पोरेट कल्चर कहा, अब कार्यकर्ता भी कॉर्पोरेट ही है। जब वो चुनाव होना होता है तो नए कार्यकर्ता आ जाते हैं, अपने आप चीज़ें मिल जाती हैं, नहीं तो किराए के कार्यकर्ता लेके भी काम हो जाता है। बिल्कुल। सोशल मीडिया, फेसबुक, अन्य सभी इतने अखबार, इन सब से इतना विज्ञापन और वो हो जाता है। भाई विधायक को प्रचार घर घर तो होता नहीं है, गाड़ी में ही घूमना है और हर आदमी समझता है। और 90% आम जनता को किसी भी विधायक से बहुत काम पड़ता भी नहीं है। हम तो ये भी देखते हैं, तो वो तो वोट डालने जाते हैं क्योंकि वोट डालना है। और जो दल लगा तो वो आजकल सेंट्रलाइज्ड है, मतलब नरेंद्र मोदी पसंद है तो वो चाहे अब नीचे कोई भी खड़ा हो जाए उसको वोट दे देंगे, क्योंकि हम वोट नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। बिल्कुल। तो उसी तरह से है, तो सेंट्रलाइज्ड राजनीति है कुल मिलाकर। जी, अब आपको कार्यकर्ता वाली या क्षेत्रवाद वाली, या हम कहें कि हमारे लिए काम करने वाला, क्योंकि ना आम आदमी को बहुत विधायक की जरूरत है, ना विधायक को आम आदमी की जरूरत है। ठीक। मैं लेकिन इसमें इतना जरूर बोलूंगा कि लोग पैसा तो कमाते हैं, मगर प्रतिष्ठा पाने के लिए, मैं चूंकि हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो लोग प्रतिष्ठा पाने के लिए कई बार अखबार शुरू करते हैं, अखबार खोलते हैं, कई बार चैनल खोलते हैं ताकि उनको इज्जत मिल जाए। इसके अलावा अगर जिनके पास पैसा है, रमेश शर्मा जी और संदीप जी और राठी जी, आप मेरी इस बात से हो सकता है कि सहमत हो, अगर टाटा, अंबानी, बिरला और दूसरे ग्रुप, उनके पास इतना पैसा है कि वो MP MLA बन सकते हैं, लेकिन वो प्रतिष्ठा पाने के लिए राजनीति में नहीं आए, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रतिष्ठा
राजनीति में पाए बिना भी इन्होंने हासिल की है। और अगर ये है तो फिर अवसरवादिता की निंदा जरूर होगी, भले ही वो किसी की पार्टी में उपेक्षित हो या नहीं हो। आज हालांकि ये विषय नहीं है, आज विषय ये था कि सेंधमारी में कौन भारी। तो अभी तो कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाने की बात हो रही थी, लेकिन अब दीपक जोशी के बाद मामला बदला है और बीजेपी ने छोटा सा उत्तर दिया है साधु की बहन प्रेमला साधु को भाजपा में लाकर। लेकिन हमने शुरुआत में कहा कि ये बारिश के मौसम की तरह चुनाव का मौसम है, लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे जाएंगे। और संदीप जी ने कहा कि हो सकता है कि जब टिकटों का वितरण हो जाए, प्रत्याशी तय हो जाए, तो ये तूफान भी इसका आ सकता है। और वो तूफान को साधने वाला कोई दल होगा तो थर्ड फोर्स के रूप में जो मध्य प्रदेश में जिसकी आमद हो रही है, आवक हो रही है, आम आदमी पार्टी के लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर वो आती है तो देश मध्य प्रदेश में ये दल बदल का दौर जो है वो तूफान में तब्दील हो सकता है। फिर लोग कहेंगे कि शायद आम आदमी पार्टी सब पर भारी है। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। संदीप जी, रमेश जी और राठी जी, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में सिर्फ आज इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।